हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो नंबर 3 के पार्ट नंबर बी में। चलो कुछ टर्म्स को और समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी टर्म नंबर 51 से। ठीक है, टर्म है आपकी कमीशन रिसीव्ड। अब दोस्तों ये क्या होती है, जरा सोच के देखो। कमीशन क्या होगा? कमीशन मतलब वो पैसा जो कि आपको किसी मीडिएशन के थ्रू मिला है ना? और वो कमीशन रिसीव हुआ है, आपने कमीशन पे नहीं किया है। अगर ये कमीशन पेड होता तो ये एक एक्सपेंस कहलाता, लेकिन ये कमीशन रिसीव्ड है तो क्या है ये आपके लिए एक इनकम है। ठीक है दोस्तों। 52, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, क्या होगा आपके लिए? भाई साफ साफ पता चल रहा है कि आपने, हो सकता है आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट हो, आपके पास एफडी हो, या कुछ ना कुछ है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया है बैंक ने। ठीक है, तो ये आपके लिए एक तरीके की इनकम है। कर लो जी नोट, इनकम। 53, बैंक इंटरेस्ट पेड। अब की बारी आपने बैंक इंटरेस्ट पे किया है। अब एक चीज जरा ध्यान से सुनना, बैंक इंटरेस्ट पेड का मतलब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया होगा आपके अकाउंट्स में से, ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया होगा अमाउंट। ठीक है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? आप उसको ट्रीट करोगे एज एन एक्सपेंस। ये क्या है आपके लिए? खर्चा है, खर्चा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट। ठीक है, अब वो एसेट आपकी मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने उसको बेचा और आपको प्रॉफिट मिल गया। पहले तो जरा इसके पीछे की कैलकुलेशन समझो। ठीक है, अज्यूम करके चलते हैं कि हमने 2 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा ईयर 2010 के अंदर। ठीक है, हमने 2015 तक उस फर्नीचर को यूज किया। ठीक है, तो 5 साल अगर हमने उस फर्नीचर का इस्तेमाल किया है तो हमारे को पता है कि कुछ ना कुछ तो डेप्रिसिएशन हमने उसके ऊपर चार्ज किया होगा हर साल। ठीक है, तो हमने उसकी 2 लाख की वैल्यू घटा घटा के हम उसको ले आए लगभग लगभग 1,50,000 के आसपास। ठीक है, और 5 साल बाद हमने क्या किया, उस 1,50,000 की वैल्यू के फर्नीचर को हमने बेच दिया 1,80,000 रुपए में। तो मतलब कि हमने टोटल 20,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया होगा ऑन सेल ऑफ एन एसेट। और इस केस के अंदर वो एसेट थी हमारा फर्नीचर। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है? ये है आपके लिए इनकम। ठीक है, चलो 55, लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट। सेम सिनारियो, लेकिन कैलकुलेशन समझना। 2 लाख रुपए का फर्नीचर था 2010 में, 5 साल तक इस्तेमाल किया हमने, मान के चल रहे हैं कि उसकी कीमत जब हम डेप्रिशिएट करते चले गए तो 5 साल बाद वो 1,50,000 होगी। लेकिन जब हमने उसको बेचा तो सामने वाली पार्टी ने हमारे को केवल और केवल 1,40,000 रुपए दिए। तो इसका मतलब जो हमने अपनी बुक्स के अंदर 1,50,000 उसकी वैल्यू लिख रखी थी, हमारे को वो भी नहीं मिला, हमारे को उससे कम मिला, हमारे को उससे 10,000 रुपये कम मिला। तो वो 10,000 रुपये जो होगा ना, उसको हम एज एन एक्सपेंस अपनी बुक के अंदर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। चलो 56, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या होता है आपके लिए, एक्सपेंस होता है। तो हाँ जी, एक्सपेंस तो होता है। बस मैंने ये बताना था कि देखो जी, फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लग सकता है, इसलिए ऐसे करके मैंने आपको बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, आते हैं आपके 57 पे, जो कि है आपका गो डाउन रेंट। ठीक है, एक तरीके से आपने रेंट पे किया है, तो ये क्या होगा आपके लिए? जी बड़ा इजी है, एक्सपेंस होगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी फैंसी नहीं है इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। 58, ये है जी बेड डेट। ये जरा इंपॉर्टेंट सा है, ध्यान से सुनो। ये होता क्या है पहले तो ये समझो। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेटर क्या होता है। डेटर माने वो व्यक्ति जिससे हमारे को भविष्य में कुछ मिलेगा। सीधी सी बात है, मिलेगा, लेकिन क्या गारंटी कि मिलेगा? गारंटी तो ये है कि भाई लॉ कह रहा है कि आप ले सकते हो, तो आप उस पर केस कर सकते हो। अब मान के चलो सामने वाली पार्टी ने ये बोल दिया कि जी मैं हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट माने मेरा दिवालिया निकल गया है। तो अब तो कानून भी नहीं कह सकता कि तेरे को पे करना पड़ेगा, क्योंकि पे ही कहां से करेगा, पैसा ही नहीं अगले के पास। उस केस के अंदर क्या होगा, आप अपने डेटर का अकाउंट क्लोज कर दोगे और एक नया अकाउंट खोलोगे जिसको आप बोलोगे बैड माने बुरा, डेट माने बुरा डेटर। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है,
और आप उसको ट्रीट करोगे, ये जो बैड डेट खोला गया है इसको आप एज एन एसेट ट्रीट नहीं करोगे, इसको आप मान के चलोगे कि ये मेरा एक खर्चा हो गया, मेरा एक्सपेंस हो गया, मेरा एक लॉस हो गया। ठीक है जी। तो बैड डेट क्या है, आपके लिए एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा। चलो जी 59, ये है जी प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब ये क्या होता है, इसको देखो जी ऐसे समझो कि हम धंधा करने लग रहे हैं, हम बिजनेस करने लग रहे हैं, बिना लोगों को उधार पे माल दिए बिजनेस स्केल तो होने से रहा। तो बिजनेस तो हमें स्केल करना है, तो इसके लिए हमारे को लोगों को डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, लोगों को उधार पे माल भी बेचना पड़ेगा। अब जब उन्हें हम उधार पे माल बेचेंगे तो क्या होगा जी, हमारे डेटर्स बनेंगे, बहुत सारे डेटर्स हो गए। लेकिन हमें यह भी पता है कि उन डेटर्स के अंदर से अगर हमारे पास 100 डेटर्स है तो मान के चलेंगे कि यार 2 या 5 तो ऐसे जरूर निकलेंगे जो हमें हमारा पैसा वापस नहीं करेंगे। मैंने कि हाँ बात तो सही है। तो वैसे मैंने अभी तक आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन एक प्रिंसिपल ऐसा भी होता है जो कि कहता है कि हमारे को एंटिसिपेटेड लॉसेस को पहले ही नोट डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम एंटिसिपेट करने लग रहे हैं कि वो हमारा एक लॉस है तो नोट डाउन कर लो, क्या दिक्कत। ठीक है, कितना बढ़िया हो अगर हमारे को पता है कि भाई 100 में से 5 बंदे तो पैसा नहीं देने के, ये जो 100 व्यक्ति हैं इन्होंने हमसे जो डेटर बनवाया है, मतलब टेक्निकली हमारे को इन 100 लोगों से जो पैसा लेना है, एज्यूम करके चलते हैं कि ये टोटल अमाउंट हमारा बैठता है 5 लाख रुपीज के आसपास। ठीक है, और हम मान के चलते हैं कि 5% अमाउंट हमारे को रिसीव होएगा ही नहीं, तो 5% होता है 5 लाख का 25,000 रुपीज। तो 25,000 रुपीज हमारे को रिसीव होएगा ही नहीं, हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। हो सकता है इससे ज्यादा भी बैड डेट हो जाए, हो सकता है इससे कम बैड डेट हो, लेकिन वो जो हमने 5% माने 25,000 रुपए 5 लाख का हमने कैलकुलेट किया है, हम एक समझदारी दिखाएंगे। क्या समझदारी दिखाएंगे, हम अपने जो टोटल डेटर्स हैं उनमें से हम डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसको, अपना एक प्रोविजन जो कि हमने 25,000 रुपए का बना रखा है जी। कुछ समझ सा नहीं आया, आएगा भी नहीं आपको क्योंकि अभी तक आप फाइनल अकाउंट्स तक नहीं आए। ठीक है, जस्ट आपको ये समझना है कि हमने कुछ पैसा एक्स्ट्रा निकाल के रख लिया ये सोचते हुए कि हमारे को वो पैसा रिसीव ही नहीं होगा। मतलब कि हम पहले मान के चल रहे थे ना कि डेटर्स है हमारे, तो अब हम 5 लाख रुपए के डेटर्स ना मान के 5,75,000 रुपए के डेटर्स मान के चलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमारे को नहीं पता क्या वो 25,000 रिसीव होगा कि नहीं होगा, ये तो जस्ट एक एस्टिमेट है। ठीक है, तो टेक्निकली हमारी एसेट कम होने लग रही है, हमारे को दिखाना भी है कि हमारी एसेट कम हो रही है, लेकिन रियलिटी के अंदर हमारी एसेट कम नहीं हो रही। मैंने कि हाँ बात तो सही है, तो उसके लिए हम एक वर्ड लगा देते हैं अपनी चीजों के आगे, हमारे को एसेट कम करके दिखानी और उसे नोट डाउन करना है ना। तो हम क्या इसके आगे वर्ड लगाएंगे जी, कॉन्ट्रा। तो लगा दो, कॉन्ट्रा एसेट है ये हमारी। ठीक है जी। चलो अब आते हैं आपके प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, एक और अकाउंट पे। ये क्या होता है, इसका वैसे एक और नाम होता है, अभी याद कर लो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं इसको कई बारी। ठीक है, बेसिकली करता क्या है, ये हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को घटा कर दिखा देता, मतलब वो घटी नहीं है बट हम घटा के दिखा रहे हैं। डेप्रिसिएशन अगर हमने बोला तो हम तो प्रॉपर घटा के बिल्कुल ही घटा देते हैं, लेकिन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कह रहे हैं तो इसका मतलब हमारी 1 लाख की चीज को जस्ट हम नोट डाउन करने लग रहे हैं कि वो 1 लाख की नहीं है, वो 90,000 की है। और अब हम उसके नीचे बार बार लिखते रहेंगे कि हाँ भाई माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जब भी हम उसको नोट करें तो हम अपनी एक एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे जी, ये है हमारा एक कॉन्ट्रा एसेट। ठीक है, 61 ये है जी आपका बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है जी, ये क्या होता है, अब देखो जी जब आप बैड डेट लिखते हो, ठीक है, तो आप मान के चलते हो कि भाई ये पैसा मेरे को नहीं मिलने का, लेकिन बाय चांस कोई भूला बिसरा हो सकता है कभी आके कि आपको पैसा दे जाए। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में हम ये नहीं करेंगे कि हम उसका दोबारा अकाउंट बनाएंगे, दोबारा खोलेंगे, ना ना ना, हम सीधा बोलेंगे कि हमारे को बैड डेट रिकवर हुआ है, हमारे को नहीं लेना देना उसके नाम से, हमारी को जिम्मेवारी नहीं बनती फालतू की। अब वो दे गया, अच्छी बात है, बात खत्म हो जाती है। तो बैड डेट रिकवरी हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक इनकम की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे, बात खत्म हो जाती है। अगली चीज,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो जी, ऐसे तो इसको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। क्यों नॉमिनल अकाउंट कहते हैं? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें इनकम और एक्सपेंस दोनों लिखे होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये होता है जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। समझ में कुछ आया नहीं होगा, ये जस्ट मैंने आपको बताया है। लिखा मैंने इसलिए है ताकि मैं आपको एक बात बता सकूं, क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो बनाते इसलिए हैं ताकि हमारे को अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता लग जाए। कैसे पता लगेगा? एक साइड हम अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक साइड हम अपनी सारी की सारी इनकम लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारी इनकम साइड ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब हम नेट प्रॉफिट में हैं, और अगर हमारे एक्सपेंस साइड ज्यादा आ रहे हैं तो इसका हम नेट लॉस में हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान देने वाली है जो कि आप अभी अपने करंट लेवल पे समझ सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 63 ये है जी आपका कैपिटल अकाउंट। आप बोलोगे ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। हाँ जी पढ़ चुके हो, लेकिन आपने इसका दूसरा नाम नहीं पढ़ा होगा, उसके लिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं जी इक्विटी अकाउंट, ठीक है। दोनों सेम है, कैपिटल अकाउंट इक्विटी अकाउंट, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि कैपिटल और इक्विटी के बीच में। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 64 रीबेट रिसीव्ड, इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो रीबेट इस वर्ड का मतलब समझ। रीबेट का दोस्तों मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, एक कंसेशन देना, रिडक्शन देना कीमत में, उसको बोलते हैं रीबेट, कि किसी ने मेरे को रीबेट दे दिया, या फिर बिल्कुल सादी भाषा में बोलूं तो जी डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब डिस्काउंट रिसीव ऐसे ही रीबेट रिसीव, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होगा जी? ये मेरे लिए होगा इनकम, ठीक है। या फिर ये रिडक्शन ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जी आप उसको इनकम ना लिख के कुछ सिचुएशनों के अंदर आप उसको ये भी लिख सकते हो कि जी मान लेते हैं किसी चीज की कीमत है 1 लाख रुपए, और सामने वाला सेलर आपको 10,000 रुपए की रिबेट देने लग रहा है, तो आप अपनी बुक के अंदर डायरेक्ट लिखो कि मेरे को 90,000 की पड़ी है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट डिडक्शन करके उस अमाउंट को लिख दिया, ठीक है, बस, और कुछ नहीं था इसके अंदर। चलो जी, और कई बारी हम उस रिबेट को नोट भी कर लेते हैं एज एन इनकम, ठीक है। नोट करोगे तो जी इनकम आपको दिखानी पड़ेगी, नोट नहीं करोगे तो आप उसको रिडक्शन करके दिखा के खत्म कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट के अंदर सीधा डायरेक्ट घटा दो कॉस्ट में से और डायरेक्ट कर दो, ठीक है। चलो अगला है जी रीबेट गिवन, ठीक है। सेम चीज, वही डिस्काउंट वाला लॉजिक चलेगा इधर भी। ये क्या है आपके लिए? ये जी आपके लिए है एक्सपेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जी ये कुछ नहीं होता, ये आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट ही होता है, माने ये आपका एक कॉन्ट्रा एसेट है, ठीक है। जस्ट एक और नाम है ये जो कि आप यूज कर सकते, ठीक है। सेम लॉजिक सेम प्रिंसिपल, बस नाम अलग। प्रोविजन फॉर बैड डेट की जगह प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है जी। चलो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, जी इसका क्या मतलब हुआ? देखो जी हम क्या करते हैं, पहले तो प्रोविजन का मतलब समझो। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? हम अपनी एक जिम्मेवारी मान लेते हैं कि हमारे को इस चीज के अंदर से इतना अमाउंट घटा के अपनी बुक्स के अंदर उसको प्रोविजन बोलना है, ठीक है जी। तो वो चीज होगी प्रोविजन। अब आप नाम से पता लगा सकते हो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का मतलब ये होने लग रहा है कि मैं जो डिस्काउंट दूंगा डेटर्स को, तो मैं उसको पहले ही घटा के दिखा दूंगा, मानने का चलूंगा कि मेरा वो हो चुका है, वो मेरे से डिस्काउंट ले चुके हैं। तो उस केस में क्या होगा? मैं अपने डेटर्स की वैल्यू कम कर दूंगा। तो अगेन वो मेरा एक कॉन्ट्रा एसेट भी हो सकता है, और अगर मेरे को लायबिलिटीज अपनी कम करके दिखानी है, मैं मान के चल रहा हूँ सामने वाला मेरे को डिस्काउंट दे देगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है, रिसीव्ड, तो उस केस के अंदर वो मेरा एक कॉन्ट्रा लायबिलिटी भी बन सकती है। वैसे बहुत रेयर होगा कि आप इस तरह का क्वेश्चन देखोगे कॉन्ट्रा लायबिलिटी वाला, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जी अदर प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होते हैं जी? आमतौर पर ये आपकी, या तो आप इसको एज ए लायबिलिटी ट्रीट कर लो, या फिर आप इसको अपनी कॉन्ट्रा एसेट करके ट्रीट कर लो, दोनों चलेगा। एसेट में से आप घटा कर दिखा दो, लेकिन जब आप घटाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि जी ये मैंने ये नाम दिया है इसको, और वो हर बारी वहां पर छपा रहेगा कि बेसिकली हमारे पास देखने के लिए कुछ है कि हम ये प्रोविजन मान के चल रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। और लायबिलिटी साइड आप लिखिए।
समझ में कुछ नहीं आया होगा, समझने की जरूरत है भी नहीं। जस्ट इतना याद रखना कि प्रोविजन जैसी कुछ चीज होती है, और प्रोविजन का मतलब ये होता है कि मेरी एक एस्टिमेटेड ऑब्लिगेशन है, ठीक है जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कि मैंने एक एस्टिमेट लगाया अपनी एक जिम्मेवारी का, ठीक है। अब वो जिम्मेवारी ये हो सकती है कि मेरे को मिलेगा या मेरे पास से जाएगा, ठीक है। चलो जी 69 पे आते हैं, जो कि है आपका डोनेशंस। डोनेशंस क्या होंगे आपके लिए भाई? सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है डोनेशन, लेकिन ये है तो आपके लिए खर्चा, एक्सपेंस है जी आपके लिए, अगर आप बिजनेस पर्पज से डोनेशन दे रहे हो, ठीक है। अगर प्रोप्राइटर पर्सनल डोनेशन देता है, ध्यान से सुनना, पर्सनल डोनेशन, तो उस केस के अंदर वो होगी आपके लिए ड्राइंग्स, क्योंकि पर्सनल लग गया ना उसके आगे कि अपनी मर्जी से दे रहा है, बिजनेस का हित सोच के नहीं दे रहा वो, ठीक है। जो बिजनेस के अंदर लिखे हुए डोनेशंस होते हैं, गवर्नमेंट से हम उनका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। बट अगर प्रोप्राइटर अपना नाम करके डोनेशन कर रहा है, तो हम उसका कोई टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसलिए एक केस के अंदर ये ड्राइंग कहलाएगा, एक केस के अंदर ये एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। जो कि इवेंचुअली आपके लिए एक इनकम जैसा कुछ बन जाएगा, बट उस पर ही जाते हैं अभी, ठीक है। 70 बिल्डिंग्स, फाइनली सबसे आसान जी, एसेट होती है। कौन सी वाली एसेट होती है जी? नॉन करंट एसेट होती है, ठीक है, नॉन करंट। चलो नेक्स्ट, बैंक की एफडी माने क्या? फिक्स डिपॉजिट। देखो जी दो चीजें होती हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं होती। एफडी तो पता होती है, एक और होती है रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी कहते हैं उसको, ठीक है। आरडी का मतलब ये होता है कि आप हर महीने अपना कुछ अमाउंट डिडक्ट करवाने लग रहे हो। एफडी का मतलब ये होता है कि आपने एक ही बारी में एक लमसम अमाउंट दे दिया बैंक को। अज्यूम करके चलो आपके फादर आपको 1 लाख रुपए देते हैं, तो आप 1 लाख रुपए की एफडी करा ले, तो एक ही बार में आपने 1 लाख का 1 लाख रुपया सारा का सारा बैंक को दे दिया कि जी इसकी एफडी करो और मेरे को 1 साल बाद इस पे इंटरेस्ट ऐड कर देना, ठीक है जी, बस। लेकिन आरडी के केस में क्या होगा? इंटरेस्ट आपको अभी भी मिलेगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि आरडी आपकी हर महीने या हर हफ्ते या हर दिन, डिपेंड करता है आप उसकी क्या ड्यूरेशन रख रहे हो, क्या टेन्योर रख रहे हो, उस हिसाब से कटेगी, ठीक है। और वो डिपॉजिट होती चली जाएगी, रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है जी। लेकिन दोनों के दोनों क्या है आपके लिए जी? है आपके लिए एसेट ही, ये याद रखना। नेक्स्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग। आपको रेंट देना था, आपने रेंट नहीं पे किया, क्या होगा ये आपके लिए जी? लायबिलिटी होगी। और क्या होगा? कौन सी लायबिलिटी होगी जी? ये आपके लिए होगी जी करंट लायबिलिटी। कोई आपको 1 साल का ही तो टाइम देगा आपके लिए, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आउटस्टैंडिंग लग गया तो बेटा लायबिलिटी समझो, बात खत्म, ठीक है। चल 73, कैश क्या होता है जी? एसेट होता है, सबसे बढ़िया चीज। बैंक क्या होता है जी? एसेट होता है। ऐसे ही कुछ और देखते हैं एसेट्स को। इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी जी? एसेट होंगी, ठीक है। अच्छा वैसे कैश कौन सी एसेट होगा जी? होगा आपके लिए करंट एसेट, ठीक है। करंट क्यों? क्योंकि ये तो लिटरली कैश में कन्वर्टेड है, 1 साल का समय भी नहीं लग रहा इसको, तो इंस्टेंट है ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्स टैक्स पेबल, कुछ मत सोचो, इसके आगे पेबल लगाया तो समझ लो लायबिलिटी है। सेल्स टैक्स है तो मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर देना पड़ेगा सेल्स टैक्स, तो करंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होता है जी? जी ड्राइंग्स होता है आपका रिडक्शन ऑफ कैपिटल। जब भी आप ड्राइंग कर रहे हो, इसका मतलब बिजनेस ये मान के चलेगा कि आपने अपनी कैपिटल घटा दी। अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो बिजनेस ये मान के चलेगा कि आपने अपनी कैपिटल बढ़ा दी, क्योंकि कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ऐड हो जाता है। सिमिलरली ड्राइंग्स कैपिटल में से डिडक्ट हो जाती हैं, ठीक है। पिछले पार्ट के अंदर मैं आपको बता चुका एक फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो वहां से आप कुछ आइडिया लगा सकते हो तो लगा लो, अदरवाइज वर्ड को याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, रेंट रिसीव इन एडवांस। भाई हमारे को रेंट एडवांस में ही रिसीव हो गया, क्या हुआ हमारे लिए ये? बोलोगे यार ये तो एसेट तो नहीं लग रहा, क्योंकि एसेट तो भविष्य में भी फायदा देता है, भविष्य में तो नहीं दे रहा फायदा। इनकम, इनकम तो है ये एक तरीके की, पैसा तो मिला है, लेकिन उसके साथ साथ एक पहलू और है इसका, ये आपके लिए एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी कैसे? रेंट आपने अर्न करने के पहले ही ले लिया, आप क्या, आपने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी की,
नहीं, मैंने तो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की, तो इसका मतलब क्या हो गया, सामने वाले ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर चुका है। तो जब आप अपनी ऑब्लिगेशन आपकी रह रही होती है तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है आपके लिए लायबिलिटी। और सामने वाली पार्टी आपको कितना समय देगी जी, 1 साल का देगी। तो इसलिए कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 78 प्रीपेड सैलरी। सैलरी मैंने एडवांस में ही पे कर दी, इसका मतलब ये है कि अब मेरे को जो उसका बेनिफिट मिलेगा वो मेरे को भविष्य में मिलेगा। इस अकाउंट का जो बेनिफिट है जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है प्रीपेड सैलरी नामक, तो ये तो मेरे लिए एसेट हुआ। मैंने की हाँ एसेट ही है, तो लिख दो करंट एसेट। अब ऑब्वियस सी बात है, आप 1 साल से कम की ही तो सैलरी पे करोगे एडवांस में, ये तो थोड़ा ना होता है कि 10-15 साल की बार में पेल दी। चलो 79 पर्सनल इनकम टैक्स। सबसे आसान है ड्राइंग्स। क्यों जी, भाई प्रोप्राइटर ने अपना इनकम टैक्स तो पे किया होगा, बिजनेस का तो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, ये तो होते ही नहीं है। चलो 80 और 81 दोनों एक साथ समझना। एक होता है जी इनपुट जीएसटी, एक होता है जी आउटपुट जीएसटी। दोनों के बीच का पहले फर्क समझो। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी आपको पता है टैक्स होता है, जी हाँ टैक्स होता है। चलो अब देखो जी, इनपुट जीएसटी आपके लिए होती तो एसेट है, और जो आउटपुट जीएसटी होता है वो आपके लिए लायबिलिटी होता है। ठीक है, इनको आप, मैं कहता हूँ अभी के लिए याद कर लो, क्योंकि जब प्रॉपर टाइम आएगा तो मैं आपको पूरा प्रॉपर सही तरीके से जीएसटी का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। अभी अगर समझाने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि लंबा हो, इसलिए अभी के लिए ये 2 वर्ड्स है यार, इनको बस याद कर लो कि इनपुट क्या गया, एसेट, आउटपुट माने लायबिलिटी। ठीक है, अगली चीज है जी पेटी कैश। छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश होता है जी, ये उसको बोलते हैं पेटी, छोटा मोटा। क्या होगा जी ये आपके लिए, एसेट होता है, कैश है तो ठीक है, कुछ कैश आप निकाल कर रख देते हो और उसको बोल देते कि ये पेटी कैश है, छोटे मोटे खर्चे, बड़े नहीं छोटे मोटे। रिफ्रेशमेंट ले आए, कोई छोटा मोटा कुछ इधर उधर खर्चा कर दिया, ठीक है, उसके लिए पेटी कैश। नेक्स्ट है जी डायरेक्ट वेजेस। वेजेस लग गया, ज्यादा मत सोचो एक्सपेंस है। डायरेक्ट आगे लगा हुआ है, ज्यादा मत सोचो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, वेजेस आपको पता है, डायरेक्ट आपका मतलब समझ गया होगा। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड आ जाते हैं और बच्चे कई बार इनको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि यार ये तो 2 वर्ड कंबाइन करके लिख दिए। कुछ नहीं होता, वर्ड पढ़ो, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है ना बिल्कुल वही आंसर पाएगा। ठीक है, ज्यादातर टाइम वर्ड के अंदर ही आपका आंसर होता है, उसका क्लासिफिकेशन होता है, टेंशन मत लेना। कोल एंड फ्यूल क्या होगा जी आपके लिए, भाई सीधी सी बात है, कोल मैं कब जलाऊंगा, फ्यूल मैं कब जलाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम, माने ये मेरा एक तरीके से डायरेक्ट खर्चा होगा, फैक्ट्री वाले तो खर्चा ही है मेरा, तो बस डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री से निकलने के बाद थोड़ी ना कोल और फ्यूल को बंद करूंगा। अब में से कई बच्चे बोलेंगे जी पेट्रोल बंद करते, अबे यार जरा ध्यान से सोचो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में आ जाता है। ठीक है, जो हम कैरेज आउटवर्ड करने लग रहे हैं उसके अंदर आ जाएगा ये। कोल फ्यूल डेडिकेटेडली बहुत बड़ी मात्रा के अंदर यूज हो रहा है, कहाँ पे होगा, गाड़ी ट्रक बसेस में तो होएगा नहीं, मशीनरी के अंदर ही तो चलेगा, तो बस वही चीज है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। अगला है जी एडवर्टीजमेंट। क्या होता है जी आपका, ये होता है जी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। भाई कॉमन सेंस की बात है, फैक्ट्री के अंदर तो करोगे नहीं आप एडवर्टीज, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही तो होगा ही आपका। चलो 86 आता है आपका बैंक ओडी, या फिर फुल फॉर्म होगी इसकी ओवरड्राफ्ट। देखो जी, बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके अकाउंट में पड़े हैं 10,000, निकाल सकते हो आप 11,000 12,000, डिपेंडिंग कि आपका क्या स्कोर है। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है, अगर आपने इसका यूज कर लिया तो आपको बैंक को वो पैसा भविष्य में लौटाना पड़ेगा। ठीक है, कितना समय देगा बैंक आपको, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, बस इतना ही देता है, ज्यादा नहीं देता। तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी है, लेकिन कौन सी होगी, आपके लिए करंट लायबिलिटी होगी। ठीक है, चलो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, साफ साफ पता लग रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस तो है। वैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब पढ़ोगे आप तो मैं आपको बताऊंगा एक प्रोडक्शन एक्सपेंस भी होता है, उसके अंदर होता है ये, बट अभी के लिए हाँ ये आपके लिए एक एक्सपेंस है, साफ साफ पता लग रहा है ये वही है। ठीक है, चलो जी 88 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होगा जी आपके लिए, ये जी मेरे लिए एक्सपेंस है, मैंने रॉ मटेरियल जो मेरे पास पड़ा था उसको मैंने इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, तो एक्सपेंस होगा। 89
लूज टूल्स क्या हो गया जी? प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये सब हो गया। अब उन सबको छोटा छोटा करके वो लिखेंगे तो हम लूज टूल कह देते हैं, नट बोल्ट ये सब कुछ। तो ये आपके लिए क्या है जी? कुछ नहीं है, एसेट एक तरीके की, ठीक है, कंज्यूमेबल एसेट समझ लो। तो एसेट लिखो इसको, ठीक है। करंट एसेट आपके सिलेबस में नहीं होगा अभी कंज्यूमेबल एसेट, बस अभी के लिए एसेट लिखो इसको, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लायबिलिटी पढ़ाया था तब भी बताया था और दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक मैंने आपको बताई थी एक्चुअल लायबिलिटी, एक बताई थी एस्टिमेटेड लायबिलिटी, एक बताई थी कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी दोबारा से, ठीक है। अभी हमारे को नहीं पता कि हमारे ऊपर वो लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, तो जस्ट हम उसको नोट डाउन कर लेंगे, कहीं ना कहीं पे लिख कर दिखा देंगे कि हाँ जी कंटिंजेंट लायबिलिटी है हमारी एक, ठीक है। कोई गारंटी नहीं कि बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जस्ट है। इसका बस हम क्या करते हैं जी? डिस्क्लोजर करते हैं। डिस्क्लोजर माने हमने लिख कर दिखा दिया कहीं पे, रिकॉग्नाइज नहीं करते इसको अभी हम। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है कि हमने उसको डिडक्ट करके दिखा दिया कहीं ना कहीं पे, कॉन्ट्रा बना के दिखा दिया, कुछ ना कुछ करके दिखा दिया ना। हम बस डिस्क्लोजर दे रहे हैं उसका, हमने नोट करके दे दिया कि हमारे ऊपर ये जो भी है फलाना ढिकाना ये केस चलने लग रहा है, ठीक है। हार गए तो कंटिंजेंट बन जाएगी आपकी लायबिलिटी, नहीं हारे तो कोई बात नहीं। चलो 91 आ जाता है जी आपका इंश्योरेंस, ठीक है। तो जी इंश्योरेंस क्या होता है आपका? देखो, इंश्योरेंस आपको देना है, एक प्रीमियम की फॉर्म पर आप देते रहते हो, ठीक है। क्यों देते हो? ताकि आपके पास एक सेफ्टी नेट रहे, बाय चांस कुछ आग वगैरह ऐसा कुछ हादसा हो जाए उसके लिए। तो आप इसको अभी किस चीज की तरह ट्रीट करोगे? आप इसको एक एक्सपेंस की तरह देखोगे। तो एक्सपेंस, इंश्योरेंस आपके लिए खर्चा है। चलो जी अगला है जी सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। ये देखो जी, एक और फैंसी नाम है, ट्रेड क्रेडिटर्स लिखा आ सकता है, ठीक है। सप्लायर्स ओड मनी लिखा आ सकता है, ठीक है। खाली क्रेडिटर लिखा आ जा सकता है। सबका मतलब एक है कि है तो ये आपकी क्या जी? लायबिलिटी। कौन सी वाली? करंट, ठीक है। आते हैं जी 93 पे, कंजम्पशन ऑफ स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स। मतलब अबे कुछ भी हो यार, क्या मतलब क्या नहीं, उससे हमारे को क्या लेना देना। इस पर ध्यान दो ना कि आप कंज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब आपके लिए एक्सपेंस सही है, ठीक है। कर क्या रहे हो? आपको करना पड़ रहा है ताकि आप पैसा कमा सको, अदरवाइज आप मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पाओगे अगर आप स्पेयर पार्ट्स को कंज्यूम नहीं करोगे तो, ठीक है। करना पड़ेगा तो एक्सपेंस हुआ आपके लिए। चलो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स, ये क्या होता है जी? जी आप अपने एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट देने लग रहे हो, बस सैलरी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा देने लग रहे हो। सैलरी क्या थी? एक्सपेंस। ये क्या होगा? एक्सपेंस। लिख दो जी एक्सपेंस। ज्यादा टेक्निकलिटी में जाओगे तो लिख दो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि एम्प्लॉय के फायदे के लिए आप एक खर्चा कर रहे हो, बस। अगला है जी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। नाम से पता लग रहा है जी एक्सपेंस है। स्टाफ कौन सा होगा जी आपका? जी वो स्टाफ होगा जो कि आपका फैक्ट्री के बाहर का होगा, आप स्टाफ उसी को तो स्टाफ बोलते हो, ठीक है। अदरवाइज तो आपके लिए लेबर होती है, तो ठीक है जी लिख लो। मतलब लेबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, होता तो स्टाफ वहाँ भी, लेकिन लेबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम, मैंने बताया था ना कि वेजेस एंड सैलरी, सैलरी एंड वेजेस, इस तरह से समझ गए होगे आप कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, साफ साफ पता लग रहा है जी एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस होगा? स्टाफ। हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं, इन सब करते हैं, इनकी बात करने लग रहे हैं, तो ये है आपका जी इनडायरेक्ट टैक्स। चलो 96 ग्रांट्स रिसीव्ड। देखो जी ग्रांट रिसीव हो गया, सब्सिडी रिसीव हो गई, ठीक है। बहुत चीजें होती है जो कि गवर्नमेंट भी आपको कुछ बेनिफिट देती है कई बारी, ठीक है। कोई स्पेसिफिक कंपटीशन जीत गए तो भी ग्रांट मिल जाता है कई बारी कंपनियों को, ठीक है। ऐसा समझो एक तरीके की इनकम है ये, ठीक है। चलो जी एक और बताया था मैंने आपको, एक और वर्ड बताया था, सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, रिसीव्ड होगी, ठीक है। क्या होगी आपके लिए जी? ये भी इनकम होगी, ठीक है। नेक्स्ट 98 डफर्ड टैक्स। ये क्या होता है जी? आपका एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है। हैं? कुछ समझ में नहीं आया। देखो जी ऐसे समझो, डेफर्ड टैक्स क्या होता है कि आपने टैक्स पे कर दिया एडवांस में, अभी आपका ऑडिट नहीं हो लिया, ठीक है।
आपका ऑडिट होएगा, उसके बाद आपको प्रॉपर पता लगेगा कि आपको कितना टैक्स पे करना था। अब कई बारी आप ज़्यादा भी पे कर सकते हो, कई बारी आप कम भी पे कर सकते हो। ज़्यादा आपने पे कर दिया तो आपको सरकार वो पैसा वापस कर देगी, तो आपके लिए वो डेफर्ड टैक्स क्या होगा उस टाइम पे, एसेट होगा, अदरवाइज़ वो आपके लिए एक लायबिलिटी होगा, ठीक है? कि आपने कम पैसा पे किया, अभी कुछ और पैसा पे करना बाकी है, इसलिए वो आपकी लायबिलिटी बन गया, ठीक है? समझ गए होंगे कि एसेट भी हो सकता है, ये आपका लायबिलिटी भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। क्या ऐसा क्वेश्चन आता है? नहीं आता, जस्ट मैंने नॉलेज के लिए बताया है, ठीक है? 99 अनसिक्योर्ड क्रेडिट, ये क्या होता है जी? आपने उधार लिया है लेकिन वो अनसिक्योर्ड है, माने आपने कोई एसेट आपकी प्लेज नहीं की है, मॉर्गेज नहीं रखा, कुछ सिक्योरिटी नहीं दी सामने वाली पार्टी को। बाय चांस अगर मैं पैसा ना दे पाऊं तो उस सिचुएशन में तू मेरी उस एसेट को बेच देना और अपना पैसा रिकवर कर लेना। ऐसी कोई भी एसेट मैंने नहीं दी, तो उस केस के अंदर वो कहलाता है मेरा अनसिक्योर्ड क्रेडिट या अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है? क्या ये मेरा? है मेरी ये लायबिलिटी ही, क्योंकि लोन तो है ही, ठीक है? सिक्योर्ड माने तब कहते हैं जब आपने कोई मॉर्गेज दे दिया, ठीक है? या आपने प्लेज कर दी अपनी कोई एसेट या सिक्योरिटी कुछ भी, तो बस फाइनली आ जाता है आपका लीज ऑब्लिगेशन, ठीक है जी? क्या होती है? आपकी लायबिलिटी होती है जी, ठीक है? आपकी ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है पे करने की भविष्य की लीज पेमेंट्स को, ठीक है? ये आपकी लायबिलिटी होती है फिर अगर भविष्य में पे कर रहे हो तो बस लीज ऑब्लिगेशन। चलिए जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।